हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए आज हम अर्थ के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ठीक है। अभी तक हमने अर्थ के बाहर उसकी रोटेशन, उसके रिवॉल्यूशन, इन सब चीज़ों के बारे में समझा। मौसम कैसे बदलते हैं, दिन रात कैसे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। अब आज हम अपने अर्थ को अंदर से जानेंगे। ठीक है। तो देखिए, जो हमारी अर्थ है वो लेयर्ड है। ठीक है। वो लेयर्ड फॉर्म में है। कैसे, देखिए हम देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। मैंने आपको जब सिलेबस बताया था तो मैंने बताया था कि हम पढ़ेंगे अर्थ को पहले बाहर से, फिर अंदर से, और अंदर भी कैसे, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये वायुमंडल बोला था मैंने, और ये नीचे महासागर या जलमंडल बोला था। अब देखिए अर्थ, इसको, इन चीजों को जानने से पहले हम अर्थ का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि अर्थ है कैसी अंदर से, है ना। तो हम ये जानते हैं कि अर्थ हमारी लेयर्ड फॉर्म में है। इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ की जो सबसे बाहरी परत होती है इसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और इसको हम बोलते हैं मेंटल, और इसको हम बोलते हैं इसके अंदर वाले भाग को कोर। तो ऐसे अर्थ को, जैसे हमने सन को देखा था ना, वैसे ही हम अर्थ को अंदर तक देखेंगे तो बाहरी भाग क्रस्ट, उससे अंदर मेंटल, और सबसे अंदर कोर होता है। चलो, हमने ये तो समझ लिया कि ये होता है, लेकिन हमने इनको जाना कैसे, हमें कैसे पता चला कि कहाँ क्रस्ट है, कहाँ मेंटल है, कहाँ कोर है, और और इनका बाइफिकेशन किया क्यों गया। अगर इनको डिवाइड किया भी गया है क्रस्ट, मेंटल और कोर में, तो इनको बांटा क्यों गया, है ना। तो यही सब चीजें हम आगे जानेंगे। देखिए, पृथ्वी को अंदर तक जानने के लिए हमने कुछ मतलब रिसर्चर्स ने कुछ रिसर्च की होंगी, है ना। तो पृथ्वी को अंदर तक जानने के लिए जो सोर्सेज हैं हम उनको देखेंगे पहले, कि हमें पता कैसे चला अंदर तक कि मेंटल क्या है, क्रस्ट क्या है, कोर क्या है ना। तो इसको जानने के लिए दो तरीके से स्टडी की गई। एक तो इसके प्रत्यक्ष सोर्सेज हैं, और दूसरे इसके कुछ अप्रत्यक्ष सोर्सेज हैं जिनके बारे में स्टडी की गई। तो हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष सोर्स कौन से होते हैं, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है। अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्स में तो क्या आता है, देखिए, या तो हम पृथ्वी को अंदर तक खोद के देखें, डिगिंग करें उसमें, है ना, खोद कर देखें, यानी कि डिगिंग करना पहला क्या हो गया, गड्ढा करना या खोदना। अभी तक देखिए, लेकिन देखिए ये जो डिगिंग है यानी कि जो खोदना है धरती को अंदर तक, इसकी एक लिमिट है। बहुत ज्यादा अंदर तक हम धरती को नहीं खोद सकते। कारण क्या है, जैसे जैसे हम अर्थ में नीचे की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, तापमान बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। हर 32 मीटर के बाद, हर 32 मीटर के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है ना। तो हम कितना ही खोद सकते हैं। तो जो सबसे ज्यादा अभी तक डिगिंग की गई है, जो सबसे ज्यादा गड्ढा किया गया है, वो अब तक 12 किलोमीटर का किया गया है। कहाँ किया गया है ये रशिया के कोला नाम की जगह पर, कोला नाम की जगह पर किया गया है 12 किलोमीटर का गड्ढा। ये अब तक का सबसे गहरा गड्ढा है जिसको हमने पृथ्वी के अंदर किया है। यहाँ तक पहुंचने तक टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि मैनुअली हम ये काम कर नहीं सकते। मशीनों के तो उनकी भी एक लिमिट है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मशीन किस जिस धातु से बनी हुई है, जिस मेटल से बनी हुई है, क्या होना शुरू हो जाएगा, वो मेटल मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो पृथ्वी को खोदने की एक लिमिट है, उससे ज्यादा हम उसको नहीं खोद सकते। तो फिर कैसे पता चला, दूसरा सोर्स क्या है, जो दूसरा सोर्स है वो है ज्वालामुखी, है ना। जब ज्वालामुखी वॉल्केनोज जब इरप्ट होते हैं, ज्वालामुखी से जो लावा बाहर निकलता है, तो हम क्या करते हैं, तो रिसर्चर्स ने क्या किया, उस लावा का अध्ययन किया। और उस लावा का अध्ययन कर, क्योंकि वो पृथ्वी के अंदर से ही आया है, उसका अध्ययन करके हम इस बात का अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है, किन पदार्थों से मिलकर बनी होगी, है ना। अब देखें, ये तो हो गए प्रत्यक्ष सोर्स जिनसे हमें पता चला। कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेज भी हैं जिनसे हम पृथ्वी के अंदर का स्ट्रक्चर पता लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे सबसे पहले उल्का पिंड, हमने पढ़ा था ना, मेटेरॉइड्स। देखो, उल्का पिंड मोर और लेस मैंने आपको बताया था, सुपरनोवा विस्फोट हुआ था। सुपरनोवा विस्फोट के बाद पृथ्वी बनी, और उसी से जो छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर बिखर गए, वही क्या बन गए, क्षुद्र ग्रह बन गए, उल्का पिंड बन गए, ग्रह बन गए, है ना। तो उल्का पिंड की संरचना मोर और लेस हमारे अर्थ, मतलब हमारे ग्रह जैसे ही होगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो क्या होता है, मैंने बताया था, जो उल्का पिंड जब हमारे अर्थ के वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो घर्षण से जलने लग जाते हैं, उल्काश्म बन जाते हैं। लेकिन कुछ उल्का पिंड गिर जाते हैं नीचे। जैसे मैंने बताया था, महाराष्ट्र की लोनार झील वो कैसे बनी है, उल्का पिंड के गिरने से बनी है।
तो जो उल्कापिंड धरती पर गिर जाते हैं, जब उनका अध्ययन किया जाता है तो उसके थ्रू भी हम ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी की संरचना कैसी हुई होगी, है ना। तो ये तो हो गया पहला उल्कापिंड, उल्कापिंड के थ्रू समझ सकते हैं। दूसरा होता है गुरुत्वीय बल का मान। गुरुत्वीय बल का अध्ययन अगर हम करें या फिर हम चुंबकीय बल का अध्ययन करें, क्योंकि पृथ्वी पर चुंबकत्व भी है ना। चुंबकीय बल का अगर हम अध्ययन करें तो भी इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी में कहाँ कौन सा किस तरह का मटेरियल है, पृथ्वी की संरचना कैसी। क्योंकि देखते हैं हम इक्वेटर से ध्रुव की तरफ जाने पर क्या होता है, गुरुत्वीय बल का मान बढ़ता जाता है ना। तो इसका मतलब कि संरचना जो है वो इक्वल नहीं है, कहीं कम है और कहीं ज्यादा है। चुंबकीय बल ये भी कहीं कहीं कम है और कहीं ज्यादा है। इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस तरह से हमारे अर्थ के अंदर ऐसा लगता है कि एक चुंबक है, लेकिन चुंबक कहाँ है, कैसा है और किस तरह से वर्क कर रहा है, इसके बारे में हम पूरा समझेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, किस तरह से हमारे जो अर्थ के चारों तरफ कैसे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। चुंबकीय क्षेत्र है ना हमारे अर्थ की चारों तरफ, तभी तो वो सौर ज्वालाओं को, सौर पवनों को हटा देता है वहां से। अगर वो नहीं होगा तो क्या पृथ्वी पर जीवन संभव होगा? नहीं, सौर ज्वालाएं इतनी आएंगी कि वो जला देंगी सब कुछ, है ना। तो ऐसे ही चुंबकीय बल है, इसका मतलब पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसा मटेरियल है जिसकी वजह से ये चुंबकीय बल जनरेट हो रहा है। अब जो थर्ड है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है भूकंपीय तरंगे। देखिए, जब भूकंप आते हैं तो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है और उन अध्ययन के बेसिस पे, उस स्टडी के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी, इसका अनुमान लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, देखते हैं। देखिए, अगर हम देखें, जब भूकंप आते हैं तो भूकंप में कितनी तरह की तरंगे होती हैं। भूकंप में बेटा जब भी कोई भूकंप आता है, मान लीजिए कि किसी प्लेस पे भूकंप आया, तो जिस जगह पे वो भूकंप जनरेट हुआ उसको हम क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट। क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट। भूकंप ऊपर की तरफ बढ़ा और जहां से ये बाहर आया, इसी को हम क्या कह देते हैं, एपी सेंटर। ठीक है। अब देखिए, भूकंप की जो तरंगे हैं वो तीन तरह की हैं। कौन कौन सी तरंगे, पी, एस और एल तरंगे। ठीक है। पी यानी कि प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और एल यानी कि लैंड वेव्स। ठीक है। अब इन एल तरंगों को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं हम, लव वेव्स और रैले वेव्स। ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जो पी तरंगे हैं यानी कि जो प्राइमरी वेव्स हैं, ये पी तरंगे, प्राथमिक तरंगे जो है, ये केवल पी तरंगे केवल किसमें गति करेंगी, केवल ठोस माध्यम में गति करेंगी। केवल जहां जहां चट्टाने ठोस हैं सिर्फ वहीं पे जाएंगी। और एस तरंगे जो, नहीं सॉरी, पी तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों में जाएंगी। जहां भी ठोस होगा, द्रव होगा, गैस, चाहे अंदर की चट्टाने सॉलिड फॉर्म में हो, चाहे लिक्विड फॉर्म में हो और चाहे गैसियस फॉर्म में हो, पी वेव्स जो है वो हर जगह जाएंगी। लेकिन एस वेव्स जो है ये केवल किस में जाएंगी बेटा, ये केवल ठोस में ही जाएंगी। ये लिक्विड और गैसियस स्टेट में आगे नहीं बढ़ेंगी। और जो एल वेव्स हैं, इनको हम धरातलीय तरंगे या लैंड वेव्स कहते हैं। इनमें जो सबसे डिस्ट्रक्टिव होती हैं वो होती हैं लव वेव्स और दूसरी होती है रैले। ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये जो लैंड वेव्स हैं ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। सबसे ज्यादा जो अर्थ पे डिस्ट्रक्शन होता है वो लव वेव्स की वजह से होता है। क्यों, ये बहुत धीरे चलती हैं और धीरे चलती हैं और धीरे धीरे गति करने की वजह से क्या करती है, ये डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा करती है। तो आपको समझ में आ गया कि, और इनमें भी, इस लैंड वेव्स में भी सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सी होती है, लव वेव्स होती हैं। देख लिया आप लोगों ने कि लव कितना खतरनाक है। तो देखिए, तो ये लैंड वेव्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। तो इस तरह से हमने अनुमान लगाया कि जब अर्थ पे जब भूकंप आता है, जब वैज्ञानिकों ने भूकंप का अध्ययन किया, अर्थक्वेक का अध्ययन किया, तो इन्होंने देखा कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर पी तरंगे तो जा रही हैं लेकिन एस तरंगे वहां पर नहीं जा रही हैं। एस तरंगे उस जगह पे प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। तो इट मीन्स अनुमान लगाया गया कि हमारा जो इनर पार्ट है, हो सकता है वो लिक्विड फॉर्म में हो या हो सकता है वो गैसियस स्टेट में हो, क्योंकि लिक्विड और गैसियस स्टेट में एस तरंगे जो है, एस वेव्स जो है वो गमन नहीं करती, वो संचारित नहीं होती। तो ऐसे अनुमान लगाया गया। फिर आगे चल के फिर एस तरंगे दिखाई देने लगती, तो फिर अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि अंदर कोर पार्ट जो है वो कैसा हो, फिर से सॉलिड हो। तो इस तरह से भूकंपीय तरंगे जो होती हैं, उनसे साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी होगी। कहीं हो सकता है कहीं सॉलिड हो, कहीं लिक्विड हो और कहीं गैस हो। इस तरह से उन्होंने अपना सिद्धांत दिया
जिसको जिसको हम जानेंगे कि किस तरह से पृथ्वी के अंदर की संरचना है। तो पृथ्वी के अंदर की संरचना को जानने के लिए हमने क्या किया है, हमने उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आई होप कि ये सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। यानी कि पृथ्वी के अध्ययन के लिए दो तरह के सोर्सेस थे। कौन कौन से? एक तो डायरेक्ट सोर्सेस और एक इनडायरेक्ट सोर्सेस। डायरेक्ट सोर्सेस में डिगिंग आ गया आपका और ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, और इनडायरेक्ट सोर्सेज में उल्कापिंड, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल और भूकंपीय तरंगें। अब देखिए, जब इन सब से जब अभी भूकंपीय तरंगों को, भूकंप को और अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे ना, जब हम अर्थ के अंदर होने वाले सारे फेनोमेनास के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, अभी तो हमने एक मोटा मोटा ओवरव्यू ले लिया है कि किस तरह से इन चीजों का अध्ययन करके हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास किया है। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कैसे? इनको दो भागों में बांटा गया इसके अध्ययन को। एक तो इसकी हो गई यांत्रिक संरचना और एक रासायनिक संरचना। ठीक है, यांत्रिक और रासायनिक, यांत्रिक संरचना और रासायनिक संरचना। रासायनिक संरचना, अब देखिए, अर्थ को जब हमने डिवाइड किया इस पार्ट्स में, तो यांत्रिक में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं और रासायनिक में हम क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए, रासायनिक आधार पर, यानी कि उसके जो केमिकल फॉर्मेशन है उसके आधार पर हमने उसको किसमें डिवाइड कर दिया? रासायनिक संरचना में। और उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्म है उसकी वजह से हमने उसको किसमें डिवाइड किया? यांत्रिक संरचनाओं में। तो रासायनिक में हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया है इसको। हमने इसको क्रस्ट, मेंटल और किसमें डिवाइड किया? कोर में। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि तीन भागों में बांटा है रासायनिक संरचना के आधार पर, क्रस्ट, मेंटल और कोर में। अच्छा, क्रस्ट को हम क्या कहते हैं? क्रस्ट को हम कहते हैं सियाल। क्यों कहते हैं सियाल? इसको इंग्लिश में लिखना ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। सियाल यानी कि ये बनी है सिलिका और एल्यूमिनियम से। ठीक है, क्रस्ट हमारी जो है वो फॉर्म है सिलिका और एल्यूमिनियम से, इसीलिए हम इसको सियाल का नाम देते हैं। मेंटल जो है हमारा वो है सीमा। अब आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा, सिलिका और मैग्नीशियम। मेंटल जो है हमारा वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना है। और कोर, कोर हमारा है निफे। कोर को क्या कहते हैं हम? निफे। निफे का मतलब निकिल और आयरन। निकिल और आयरन को मिला करके क्या बनता है? कोर बनता है। तो ये तो हो गया रासायनिक संगठन इसका कि केमिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये कैसे बना है। अब आ जाते हैं हम यांत्रिक संरचना पर। देखिए, यांत्रिक संरचनाओं में के हिसाब से हमने इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला कौन सा है? पहला है स्थल मंडल। ठीक है, और दूसरा है स्थल मंडल के बाद सेकंड नंबर पे आ जाएगा हमारा दुर्बलता मंडल, है ना। दुर्बलता मंडल को एस्थेनोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर। नंबर थर्ड पे आ जाएगा मीजोस्फेयर, यानी कि मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल। अब इसके बाद चौथे नंबर पे जो कोर है हमारा, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक बाह्यतम कोर यानी कि बाहरी कोर में, और दूसरा अंतरतम कोर यानी कि अंदरूनी कोर, यानी कि आउटर, ये हो गया आउटर कोर और ये हो गया इनर कोर यानी कि अंतरतम कोर। ठीक है, तो अच्छा, अब हमने ये डिवीजन किया क्यों है? हमने ये डिवीजन क्यों किया? देखिए, जब भूकंपीय तरंगों को पढ़ लिया, जब साइंटिस्ट ने उल्कापिंड्स का अध्ययन कर लिया, है ना, इन सब चीजों का जब अध्ययन कर लिया, तो एक मोटा मोटा एक अंदाजा लगाया। क्या अंदाजा लगाया? कि जब पृथ्वी बनी थी आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ, तो पृथ्वी आज की जैसी दिखती है ऐसी तो नहीं रही होगी, वो भी एक गर्म ही होगी। जब सारे पिंड टूट के बिखरे थे तो क्या हुआ था? बहुत ज्यादा मात्रा में उष्मा उत्पन्न हुई थी, तो बहुत गर्म थी। और जब गर्म घूमता हुआ एक पिंड, और ये बहुत सघन है, इस पे क्या थे? चट्टानी टुकड़े थे, है ना, चट्टाने थी, गैसेस थी, हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसेस थी। तो जब ये बहुत तेजी से घूम रहा था तो क्या हो रहा था? उष्मा जनरेट हो रही थी, एक तो हाइड्रोजन हीलियम होने की वजह से, और दूसरा जो अंदर चट्टानी पदार्थ था वो क्या हो रहा था? उसमें आपस में घर्षण हो रहा था। जैसे जैसे आपको एक एग्जांपल ले लो, जैसे आप किसी गुब्बारे के अंदर कुछ भर के उसको तेज तेज घुमाओ तो क्या होगा? उसके जो अंदर के कण होंगे वो आपस में टकराएंगे ना,
तो क्या होगा, घर्षण, घर्षण से क्या होगा, ऊष्मा जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। तो ऐसे ही जब वो गोला घूमा तो उसके अंदर जो भी पदार्थ थे वो जब तेजी से घूमे तो हीट जनरेट हुई, और यही हीट जनरेट होने की वजह से वो पदार्थ लिक्विड फॉर्म में आ गए, पिघल गए। और जब पिघल गए तो क्या होने लगा, उनकी, वो घूम भी रहे हैं और पिघले हुए हैं तो उनमें लेयरिंग होने लगी। जैसे आप देखते हो दूध को जब हम, सॉरी दही को जब भिगोते हैं तो क्या होता है, हल्का, जो हल्का भाग होता है यानी मक्खन, मक्खन ऊपर आ जाता है, और दूध, और दही नीचे आ जाता है, मतलब उसकी जो छाछ निकलती है वो नीचे आ जाती है। तो ऐसे लेयरिंग हो जाती है। ऐसे ही जब अर्थ घूम रही थी, लिक्विड फॉर्म में थी, तो इसमें लेयरिंग होने लगी। लेयरिंग होने की वजह से जो सिलिका और एल्यूमिनियम जैसे जो हल्के पदार्थ थे वो ऊपर आने लगे, मैग्नीशियम थोड़ा नीचे, और आयरन और निकल ये सबसे भारी थे तो ये सबसे नीचे चले गए, यानी कोर में चले गए। तो इस तरह से हमने देखा कि अर्थ की एक लेयरिंग हो गई। और इसी लेयरिंग वाले, जब हम अर्थ को अंदर से काट के देखते हैं, मतलब काट के तो कैसे देख पाएंगे, मतलब जब हम उसको अपने पढ़ने की सुविधा के लिए, जब हम उसको इनर पीस को उसके हम स्टडी करेंगे तो वो कितने फॉर्म्स में होगा, क्रस्ट, मेंटल, कोर, यानी कि यही लेयरिंग होती चली गई। तो अब आप लोग को समझ में आया कि अर्थ के फॉर्मेशन में अर्थ हर जगह इक्वल ना होकर के कैसी है, लेयर्ड फॉर्म में है, और इसके इसी लेयर्ड स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे। तो बात समझ में आई कि पृथ्वी की संरचना को हमने पढ़ने के लिए दो तरीके से डिवाइड किया हुआ है, रासायनिक संरचना में और यांत्रिक संरचना में। ठीक है, चलिए अब हम अपने एक स्ट्रक्चर ऐसा बना लेंगे अर्थ का जो इन पार्ट्स को प्रेजेंट करता हो, है ना। तो हमने क्या किया, हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम पृथ्वी की रासायनिक संरचना को पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें क्या है, अब देखिए जो पृथ्वी का क्रस्ट है, ऊपर ये ऊपरी भाग है यानी भूपर्वती है, वो सभी जगह एक जैसी तो नहीं होगी, है ना। कहीं पर प्लेन है, कहीं पर महासागर है, और कहीं पर क्या है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर क्या है, पठार है। इस तरह की होगी हमारी, कुछ हमारी संरचना कुछ इस तरह की है, भूपर्वती की, भूपृष्ठ की, है ना। तो इस तरह से हमने इसको डिजाइन कर लिया। अब देखिए जो हमारी भूपर्वती है यानी कि क्रस्ट है, इसको हमने कितना माना है, इसकी मोटाई जो है वो 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर मानी जाती है। क्रस्ट, मेंटल और कोर, थ्री पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया था, हमने इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ये हो गई हमारी क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, और नीचे वाला पार्ट हो गया कोर। मेंटल थोड़ा ज्यादा है तो हमने इसको ज्यादा रेशियो दे दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा मेंटल पार्ट, ये हो गया क्रस्ट, और ये है हमारा मेंटल, और ये है हमारा कोर। ऐसा हमने मान लिया सपोज। अब जो हमारा मेंटल है ये कहाँ तक है, ये है 2900 किलोमीटर तक, और जो कोर है वो 2900 किलोमीटर से कहाँ तक है, जितनी हमारी पृथ्वी की रेडियस है, जितनी हमारी पृथ्वी की त्रिज्या है, तो वो कहाँ तक है, 370 किलोमीटर। ये होगी हमारी पृथ्वी की त्रिज्या। तो इतना क्या है, इतना हमारा कोर है। अब देखिए जहाँ जो पार्ट इनकी प्रॉपर्टीज को अलग करता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को अलग करता है, वहां पर कुछ डिसकंटिन्यूटीज पाई जाती हैं, कुछ असंबद्धताएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी असंबद्धताएं होती हैं वो देखिए, जो हमारा स्थल मंडल है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करती है जो असंबद्धता, उसका नाम हमने क्या दे दिया, उसका नाम है कोनरॉड। क्या नाम है, कोनरॉड, या कोनार्ड भी बोल देते हैं, कोनार्ड असंबद्धता या कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कोनार्ड असंबद्धता। अब ये कोनार्ड जो असंबद्धता है ये स्थल मंडल को दो भाग में बांटती है। अब जो इससे निचला पार्ट है मेंटल, क्रस्ट से मेंटल को अलग करने वाली ये जो असंबद्धता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मोहो असंबद्धता। कौन सी, मोहो असंबद्धता। ठीक है, अब इस मेंटल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करती है जो लाइन, इस मतलब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से जो रेखा इसको दो भागों में डिवाइड करती है, इसी को हम क्या कह देते हैं, रिपेटी, रिपेटी असंबद्धता, रिपेटी असंबद्धता। अब कोर से मेंटल अलग हुआ, सॉरी स्थल मंडल से मेंटल अलग हुआ, और अब इसी मेंटल से जो कोर अलग हो रहा है, ये वाली लाइन जो मेंटल और कोर को अलग कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। कौन सी, गुटेनबर्ग असंबद्धता। पहले वाला रब कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, गुटेनबर्ग असंबद्धता। और इस गुटेनबर्ग इस कोर को
जो दो पार्ट्स में जो लाइन डिवाइड करती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेहमैन असंबद्धता। तो समझ आया आपको, लेहमैन असंबद्धता। तो अब आपको समझ में आया कि इतने सारे पार्ट्स हैं। अच्छा, अब जब इतने सारे पार्ट्स हैं तो जरूर इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, है ना, तो हम देखेंगे। अच्छा, इनकी असंबद्धताओं को याद करने का सिंपल फॉर्मूला है, कोई मुझे रोज गुलाब लाकर दो। ठीक है, कोई मतलब कोनार्ड असंबद्धता, मोह मतलब मुझे मतलब मोह असंबद्धता, रोज मतलब रेपेटी असंबद्धता, गुलाब मतलब गुटेनबर्ग, और लेहमैन यानी कि लाकर दो। ठीक है, तो इस तरह से हम याद करते हैं। ये जो है ये बीच ये मेन है ना, तो इसलिए मैंने इसको इधर लिखा है, और जो बीच वाले पार्ट है यानी कि जो बीच से इसको डिवाइड करती है वो मैंने इधर लिखा है। तो हमारे क्रस्ट और मेंटल को जो अलग करती है वो है मोह, और मेंटल और कोर को जो अलग करती है वो है गुटेनबर्ग, और इनको आपस में जो बीच बीच में से बांटती है यानी कि क्रस्ट को जो दो पार्ट में डिवाइड करती है वो है कोनार्ड, मेंटल को जो डिवाइड करती है वो है रेपेटी, और कोर को जो दो पार्ट्स में डिवाइड करती है वो है लेहमैन असंबद्धता। समझ आ गया। अब देखिए आगे, जो हमारी क्रस्ट है यानी कि जो हमारे पृथ्वी का भूपृष्ठ है, इस भूपृष्ठ की मोटाई सब जगह एक बराबर नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए प्लेन में, जहां पर प्लेन हिस्सा है, जो ये प्लेन भाग है, इसके नीचे जो हमारा क्रस्ट है, इसकी मोटाई बेटे कितनी होगी, इसकी होगी 15 किलोमीटर्स। लेकिन जहां पे सागर है, जहां पर गहरा भाग है यानी कि सागरीय भाग है, वहां पर क्या होगा, वहां पर ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो वहां कितनी हो जाएगी, 5 से 10 किलोमीटर के बीच में हो जाएगी। लेकिन जो पर्वतीय भाग है, जहां पर बहुत ऊंचा उठा हुआ पर्वत है, वहां पर क्या मान लेंगे, इसको हम लगभग 70 किलोमीटर मान लेंगे। ठीक है, तो ये तो होगी हमारे स्थल मंडल की अलग अलग जगह अलग अलग मोटाई। अब हम ये जो हमारा क्रस्ट है इसको हम और भी दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, महासागरीय पार्ट और महाद्वीपीय पार्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, महासागर भी है और महाद्वीप भी है। महासागरों के नीचे बल्कि कोनराड असंबद्धता नहीं पाई जाती, क्योंकि महासागर इतना गहरा है अपने आप में, है ना। तो महाद्वीपीय और महासागरीय जो भाग हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं। उनकी क्या क्या विशेषताएं, देखिए महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप जो है ये किससे बने हैं बेटा, ये बने हैं सियाल से। ठीक है, हमने पहले भी देखा था, ये बने हैं सियाल से, और जबकि वहीं दूसरी तरफ जो महासागर हैं ये किससे मिलकर बने हैं, ये बने हैं सीमा से मिलकर बने हुए, यानी कि ये सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी है, और महासागर हमारे सिलिका और मैग्नीशियम के बने। तो हमें पता है सियाल जो है ये कैसा होगा, ये हल्का होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का होता है, क्योंकि देखिए एल्यूमिनियम बहुत हल्का है, इसी वजह से तो उससे एरोप्लेन वगैरह भी बनाए जाते हैं, है ना। तो ये हल्का है, और सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम ये भारी है। और दूसरा अंतर ये है कि महाद्वीप जो है ये कौन सी चट्टानों से बने हैं बेटे, ये ग्रेनाइट चट्टानों से बने हैं, जबकि वही दूसरी ओर महासागर जो है वो किससे बने हैं, वो बेसाल्टिक चट्टानों से बने हैं। तो यहाँ पे दूसरा डिफरेंस आ गया, मतलब अभी भी ग्रेनाइट हैवी है और बेसाल्ट जो है वो लाइटर है। अब क्योंकि इसमें ये डिफरेंस है, इस वजह से क्या होगा, इनके घनत्व यानी कि इनकी डेंसिटी में डिफरेंस होगा। तो इसकी डेंसिटी 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। वहीं पे अगर हम महासागर की डेंसिटी देखें तो वो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं इन दोनों में। अच्छा, अब हमने स्थल मंडल को तो अपने क्रस्ट को तो देख लिया। अब क्रस्ट के नीचे जो मेंटल वाला भाग है, यहाँ पर ये जो इसका मेंटल वाला हिस्सा सबसे ज्यादा है। और एक और बात जो ये है कि हमारा जो क्रस्ट है ना, ये पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान का, पृथ्वी के संपूर्ण आयतन और संपूर्ण द्रव्यमान का कितना, आयतन का कितना है, आयतन का केवल 1% है। कितना है, आयतन का केवल 1% है, और संपूर्ण द्रव्यमान का कितना है, संपूर्ण द्रव्यमान का केवल 0.5% है। समझ में आ गई बात, यानी कि क्रस्ट केवल इतना सा ही है, यानी कि वो पूरे संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का 1% और संपूर्ण द्रव्यमान का केवल 0.5% है। ज्यादातर हिस्सा किसका माना जाता है, मेंटल का माना जाता है। अब देखिए ये जो मेंटल है, इसके ऊपर की संरचना, इसके बीच जो रेपेटी असंबद्धता है, इसके नीचे की संरचना से थोड़ी डिफरेंस है। ये जब हम इसके यांत्रिक संरचना को देखेंगे तो हम समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर है, यहाँ पर आते आते इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग कितना हो जाता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो जाता है। और जो इसका घनत्व है, इसका जो घनत्व है
ये पृथ्वी के औसत घनत्व जितना, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका जो इस मेंटल का जो घनत्व है वो कितना है, मेंटल का घनत्व बेटा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और इसका जो आयतन है, इसका जो पूरा आयतन है वो कितना है, वो सबसे ज्यादा है, वो पृथ्वी के आयतन का 84% है। कितना, 84%। और इसका द्रव्यमान कितना है, इसका द्रव्यमान 67% है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि पृथ्वी इस मेंटल का जो द्रव्यमान है और जो आयतन है, जो घनत्व है, यानी कि घनत्व पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर है, आयतन सबसे ज्यादा है, क्रस्ट मेंटल कोर में सबसे ज्यादा आयतन हमारे मेंटल का ही है, 84% हिस्सा, और द्रव्यमान का 67% हिस्सा इसके पास है। और ये पेरिडोटाइट और ओलिविन जैसी चट्टानों से मिलकर के बना है। अब हम आ जाते हैं पृथ्वी के सबसे अंदरूनी पार्ट यानी कि कोर पे। कोर तक आते आते इसका टेम्परेचर हो जाता है 5500 से लेकर के कितना, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ याद आया आपको 5500 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के बारे में? हाँ, इतना ही टेम्परेचर हमने किसका पढ़ा था, हमने सूर्य के भूपृष्ठ का पढ़ा था। जो सूर्य का ऊपर का जो सरफेस था उसमें कितना टेम्परेचर था, 5500 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक था। इतना आ जाता है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर निकिल और आयरन का तप्त चालक पदार्थ है, मतलब घूमता हुआ एक चालक पदार्थ है। उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि ऐसे है। और इसका जो अंदरूनी भाग है ये ठोस के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि हमने किस तरह से अपनी पृथ्वी को रासायनिक संगठन के रूप में किस तरह से हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब हम इसका देखेंगे, हम इसका इसकी यांत्रिक संरचना, यांत्रिक संरचना कैसी है। देखिए एक बार मोटा मोटा देख लीजिए कि हमने जब पृथ्वी की रासायनिक संरचना को देखा तो हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, क्रस्ट, मेंटल और कोर में। और ये सारी असंबद्धताएं हैं जो इसको इस तरह से डिवाइड करती हैं। आई होप कि ये इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब हम अपनी पृथ्वी को किस रूप में देखेंगे, इसकी यांत्रिक संरचनाओं को देखेंगे। ठीक है, देखिए यांत्रिक संरचना में मैंने आपको 5 लेयर्स बताई थी। कितनी बताई थी, 5 लेयर्स बताई थी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं, जो सबसे पहला भाग है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कह देते हैं स्थल मंडल। क्या कहते हैं हम इसको, स्थल मंडल। ठीक है, हमने इसके 5 पार्ट्स बताए थे, तो पहले तो हम इसके 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। स्थल मंडल ये कहाँ तक होता है, स्थल मंडल, स्थल मंडल को हम मानते हैं इसमें कुछ हिस्सा मेंटल का भी होता है, क्योंकि हमने जब देखा था कृष्ण हमारी 70 किलोमीटर थी, तो इसमें से कुछ हिस्सा हम मेंटल का ही मान लेते हैं, तो इसको मोर और लेस 100 किलोमीटर मानते हैं। दूसरा हिस्सा हमने बताया था दुर्बलता मंडल, है ना, दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल कितना है, दुर्बलता मंडल है हमारा कि इसको कितना मानते हैं, इसको मानते हैं हम 200 किलोमीटर। अब मेंटल का कौन सा हिस्सा आ गया, मध्य मंडल। ये कितना है, इसको हमने माना 2900 किलोमीटर तक, यहीं तक था हमारा मेंटल। ठीक है, अब कोर को 2 हिस्सों में बांटा था, एक बाह्य कोर और एक इनर कोर में, बाह्यतम कोर और अंतरतम कोर। तो ये हो गया बाह्यतम कोर, जो बाहर वाला हिस्सा है वो लगभग 5150 किलोमीटर है। और इसके अंतरतम कोर यानी कि यहाँ तक वही 5150 से लेकर कहाँ तक आ जाएगा, वही 6370 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिवीजन, किस तरह से इसकी यांत्रिक, इसका हो गया यांत्रिक विभाजन। कौन सा विभाजन हो गया बेटा, यांत्रिक विभाजन। अब देखिए जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल कैसा है, स्थल मंडल बहुत ही एक तो हल्का है, सियाल और सीमा का बना है, तो क्या है, हल्का है और इसमें टूटने की प्रवृत्ति है। ये बहुत टाइम बाद आच्छादन से टूट जाता है। जब हम बलों को पढ़ेंगे, अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, तब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये जो है वो टूट करके बिखर रहे हैं, किस तरह से ये टूटते हैं। और टूट के प्लेट टेक्टोनिक्स से आप पढ़ोगे कि ये टूट टूट करके जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे अभी हमारे जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अलग अलग हैं, और इनके नीचे जो पाई जाती हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी की प्लेट्स कहा जाता है। और इन्हीं प्लेटों के संचलन को हम आगे पढ़ेंगे, इसी को हम प्लेट टेक्टोनिक्स बोलते हैं, है ना। तो अब देखिए पृथ्वी का जो ये स्थल मंडल है ये कैसा है,
ये क्षणभंगुर है, यानी टूटने की प्रवृत्ति रखता है, टूट करके अलग हो जाता है। अब ये जो हमारा दुर्बलता मंडल है, जिसको हमने नाम दिया दुर्बलता मंडल का, इसमें क्या है, इसमें ऐसी चट्टाने हैं और रेडियो एक्टिव पदार्थ है, खनिज है। तो जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं ये क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करके बहुत सारी ऊष्मा जनरेट करते हैं। और जब यहाँ ऊष्मा जनरेट होती है तो क्या होता है, खनिज पदार्थ जो है वो पिघल जाते हैं, और यही पिघला हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, पिघले हुए खनिज और पदार्थ क्या कहलाते हैं, वो चट्टान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, चट्टाने कहलाते हैं, सॉरी मैग्मा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मैग्मा। और यही मैग्मा जब धधकता हुआ ज्वालामुखी से बाहर आता है, ज्वालामुखी विस्फोट से, तो इसी को हम क्या कह देते हैं, लावा कह देते हैं। तो ज्वालामुखी से जो निकलने वाला लावा है उसकी पूर्ति कहाँ से होती है, इसी दुर्बलता मंडल में बनने वाले मैग्मा से होती है। अच्छा, अब ये दुर्बलता मंडल क्योंकि पिघल जाता है, इसके अंदर खनिज और चट्टानें पिघल जाती है, इसीलिए हम इसको किस में मानते हैं, इसीलिए हम इसको लिक्विड स्टेट में मानते हैं। किस में मानते हैं, लिक्विड स्टेट में मानते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में है। और ऐसा मान सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा भूपृष्ठ है, यानी कि भूपृष्ठ यानी कि क्रस्ट है, ये दुर्बलता मंडल के ऊपर फ्लोट कर रहा है, क्योंकि ये किसमें, ये लिक्विड फॉर्म में, तो ये दुर्बलता मंडल के ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अब देखिए, जो इसका अब इससे जो दूसरा भाग है, यानी कि हमारा ये क्या था, किस असंबद्धता से अलग हो रहा था, यानी कि ये मेंटल का दूसरा भाग, मेंटल का जो निचला भाग है, यहाँ पर अब फिर से ये भाग ठोस हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर पेरिडोटाइट और ओलिविन जैसी चट्टानें पाई जाती हैं। ये कैसी होती हैं, ये बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, और दूसरा यहाँ तक आते आते जो दाब है वो बहुत बढ़ जाता है। दाब बढ़ने की वजह से क्या होता है, तापमान इस पर प्रभाव नहीं डाल पाता, और ये हिस्सा जो है ये फिर से कैसा है, ये फिर से ये हिस्सा ठोस अवस्था में पाया जाता है। अब देखो, कोर जो है, हमारे कोर को हमने जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निकिल और आयरन, निफे है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में निकिल और आयरन है, और फिर से रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, जिनसे क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, और ये बहुत तेजी से चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, और ये एक चुंबक की तरह काम कर रहा है, क्योंकि लोहा कैसा है, चालक पदार्थ है, लोहा और निकिल, तो ये क्या कर रहे हैं, ये चुंबक की तरह काम कर रहे हैं, और फिर से ये किस फॉर्म में है, ये फिर से लिक्विड स्टेट में है। किसमें है, ये लिक्विड स्टेट में है। लिक्विड स्टेट भी नहीं कह सकते इसको, हम कह सकते हैं प्लाज्मा अवस्था में। ना तो ये बहुत ठोस है, क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा है, दबाव बहुत ज्यादा होने की वजह से बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्म में तो चेंज होगा नहीं, तो क्या होगा, ये एक ऐसी अवस्था में आ जाएगा जिसको हम प्लाज्मा अवस्था, जब हमने सन पढ़ा था तो हमने प्लाज्मा अवस्था पढ़ी थी, यानी जो ना तो लिक्विड हो और ना ही कंप्लीटली सॉलिड हो, उस बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिक या प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है हमारा बाह्य कोर का जो हिस्सा है, इसी को हम क्या कह देंगे, बाह्य कोर। बाह्य कोर का जो हमारा हिस्सा है वो कैसा है, बाह्य कोर का हिस्सा हमारा लिक्विड फॉर्म में है। अब ये आ गया भीतरी कोर, यानी कि इनर कोर। अब ये जो हमारा इनर कोर है, ये फिर से कैसा है, ये फिर से ठोस अवस्था में, क्योंकि यहाँ आते आते प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये जो स्टेट है ये लिक्विड फॉर्म में हो ही नहीं सकती, प्लास्टिक फॉर्म में हो ही नहीं सकती, तो फिर से इसको हम क्या मान लेते हैं, ठोस मान लेते हैं। तो इस तरह से हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को यांत्रिक फॉर्म में समझ लिया कि किस तरह से हमारी पृथ्वी जो है वो अंदर से बटी हुई है। लेकिन जो मेन बात ये है कि ये जो इसका अंदर का मतलब बाह्य कोर है, ये लिक्विड फॉर्म में क्यों है और इसमें चुंबकीय गुण क्यों है, कैसे समझ सकते हैं हम इस बात को। देखिए, पहले जो वैज्ञानिक थे वो ये मानते थे कि पृथ्वी के बाहर एक तो एक चुंबकीय क्षेत्र है ना, पृथ्वी के बाहर चुंबकीय क्षेत्र होने से क्या होता है, ये हमारी सौर पवनों से हमारी पृथ्वी जो है हमारे वायुमंडल की रक्षा करती है, हमारी रक्षा करती है। तो वैज्ञानिकों ने ऐसा समझा कि पृथ्वी के अंदर जरूर एक दंड चुंबक होगा, ठीक है, पृथ्वी के अंदर जरूर एक दंड चुंबक होगा। तो वो ऐसा मानते हैं कि जैसे ये हमारी पृथ्वी, तो इसके अंदर जरूर एक चुंबक रखा होगा, है ना, तो इसीलिए हमारी पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन पृथ्वी के अंदर का जब अध्ययन किया गया, पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर जो इतना ज्यादा है, तो वहां पर कोई भी चुंबक जो है वो चुंबकीय गुण दिखा ही नहीं सकता, प्रदर्शित कर ही नहीं सकता। एक ऐसा ताप, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो चुंबक क्या करता है, चुंबक अपना चुंबकीय गुण खो देता है। इस ताप को हम क्या कहते हैं, इस ताप को हम क्यूरी ताप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्यूरी ताप।
और जब इसके अंदर का तापमान हम ये देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर का तापमान क्यूरी तापमान से तो बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब कोई दंड चुंबक तो हो ही नहीं सकता है ना, कोई भी ऐसा चुंबक नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा टेम्परेचर पे चुंबक अपना चुंबकत्व का गुण खो देगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब अर्थ घूम रही थी तो लेयरिंग हुई तो भारी पदार्थ नीचे चले गए, तो ये अनुमान लगाया गया कि निफे यानी कि निकिल और आयरन जो है वो इतनी तेजी से घूम रहे हैं, और घूमता हुआ जो चालक पदार्थ होगा, निकल और आयरन कैसे हैं, घूमते हुए चालक, ये चालक पदार्थ की तरह काम करते हैं। ठीक है, जब ये घूमता हुआ चालक पदार्थ जो है जब ये घूम रहा है तो ये किस तरह से काम कर रहा है, ये एक चुंबकीय क्षेत्र को जनरेट कर रहा है, क्योंकि सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र तो पहले से है ही, और जो घूमता हुआ चालक पदार्थ उस चुंबकीय क्षेत्र में आने के बाद क्या करेगा, उसको और ज्यादा मजबूत कर देगा। और तो इसको सिंपल फॉर्म में समझते हैं कि मान लेते हैं हम कि पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है, ठीक है, पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है और ये किस तरह से काम कर रहा है, मान लीजिए ये चुंबक का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, जबकि हमारे अर्थ का ये इक्वेटर है ना, ये इक्वेटर है और ये पोल्स हैं, ये कौन से पोल हैं, नॉर्थ पोल, और ये हो गया हमारा साउथ पोल। ठीक है, ये हो गया हमारा साउथ पोल। अब अगर एक बार मैग्नेट है हमारी अर्थ के अंदर तो क्या होगा, वो भी इसी तरह से होगा, लेकिन जो बार मैग्नेट है हमारा, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, लेकिन हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है, तो यानी कि इसकी जो मेन जोग्राफिकल एक्सिस है वो कैसी होगी, जोग्राफिकल एक्सिस कुछ ऐसी होगी, लेकिन हमारी अर्थ की जोग्राफिकल एक्सिस तो ऐसी है, लेकिन हमारी जो ये मैग्नेटिक एक्सिस है वो ऐसी नहीं है। मैग्नेटिक एक्सिस और जोग्राफिक एक्सिस जो है इनके बीच में हमेशा कितना अंतर होता है, इनके बीच में हमेशा 11.5 डिग्री का अंतर होता है, 11.5 डिग्री का क्या होता है, हमेशा इनके बीच में डिफरेंस होता है। तो क्या होगा, और ये हमेशा क्या होते रहते हैं, अपनी जगह को बदलता रहता है, ये जो एक्सिस है ये अपनी जगह को बदलता रहता है, ये इस साइड से ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो ऑब्वियसली इधर से क्या किधर मूव करेगा, वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अभी जो हमारे चुंबकीय पोल हैं इनको हम कहाँ मानते हैं, इनको हम कनाडा में मानते हैं, कि इसका चुंबकीय क्षेत्र का जो नॉर्थ पोल है वो कहाँ है, कनाडा में, और साउथ पोल कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा माना जाता है। लेकिन हर साल क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा ऑसिलेट हो जाता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपनी जगह से मूव करता है, कभी ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो कभी वेस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये बन रहा है। अब जब एक पोल है, मैग्नेटिक पोल है, तो एक मैग्नेटिक इक्वेटर भी होगी, है ना, ये जब ये पोल है तो एक मैग्नेटिक इक्वेटर भी होगी, और मैग्नेटिक इक्वेटर जोग्राफिकल इक्वेटर से कितना, फिर से वही कितना कोण बनाएगी, 11.5 डिग्री कोण बनाएगी। और ये मैग्नेटिक इक्वेटर जो है इसकी इक्वेटर की तरह बिल्कुल सीधी ना होकर के कैसी होगी, ऊंची नीची होगी, कैसी होगी, ऊंची नीची होगी, है ना। तो अब हम इसको ऐसा ये वाला इसका था ना, तो हमने क्या किया, इस एक्सिस को हमने मैग्नेटिक इक्वेटर मान लिया। अब ये मैग्नेटिक इक्वेटर, क्योंकि हर जगह जो चुंबकीय पदार्थ हैं वो हर जगह बराबर नहीं है, तो चुंबकीय पदार्थ के हर जगह बराबर ना होने की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो रहा है, यानी जो मैग्नेटिक इक्वेटर जनरेट हो रही है, ये भी कैसी होगी, कहीं ऊंची तो कहीं नीची, कुछ इस तरह से होगी। मैग्नेटिक इक्वेटर हर जगह एक जैसी तो नहीं होगी, है ना, तो कहीं से ऊपर होगी और कहीं से नीचे होगी। तो इसी मैग्नेटिक इक्वेटर का क्या फर्क पड़ता है, वो फर्क तब पड़ता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे मैग्नेटिक इक्वेटर पे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन किस तरह से पूछा जाएगा, देखिए, इस मैग्नेटिक इक्वेटर का यूज तब होता है जब हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। तो सैटेलाइट लॉन्च करने में, क्योंकि जहां से मैग्नेटिक इक्वेटर गुजर रही है वहां पर क्या होगा, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा जहां से इक्वेटर गुजर रही है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च की जाती हैं वो कहाँ से लॉन्च की जाती हैं, जहां से मैग्नेटिक इक्वेटर गुजर रही हो। तो यूरोप जैसा जो देश है वो अपनी जितनी भी सैटेलाइट्स है वो कहाँ से कराता है, सारी जो है साउथ अमेरिका की जगह है, देश है फ्रेंच गुआना से आकर के वो क्या करता है, अपनी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च कराता है, ठीक है। ऐसा क्यों है, क्योंकि अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा कि आप मैग्नेटिक इक्वेटर बताओ क्या है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा
कि यूरोप अपनी सैटेलाइट पूछा जा चुका है, यूरोप सारी सैटेलाइट्स फ्रेंच गुयाना से क्यों लॉन्च करवाता है, तो क्यों करवाता है, क्योंकि जो साउथ अमेरिका का फ्रेंच गुयाना है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से मैग्नेटिक इक्वेटर जो है वो होकर के गुजर रही है। अब मैग्नेटिक इक्वेटर मान लेते हैं हम, यहाँ से होकर के गुजर रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो गया, यहाँ पर जो चुंबकीय बल है वो कैसा होगा, वो कम होगा। अब जब चुंबकीय बल कम होगा तो क्या होगा, सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में जो एस्केप फोर्स है वो बढ़ जाएगा। चुंबकीय बल क्या है, वो हर एक पदार्थ को अपनी तरफ खींच रही है, ये हो गया चुंबकीय बल। और हमें क्या करना है, हमें सैटेलाइट तो अर्थ से दूर लॉन्च करने हैं ना, बाहर अंतरिक्ष में लॉन्च करने हैं ना, तो क्या होगा, हम जब इस जगह से लॉन्च करेंगे, सपोज कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अगर कम है, तो क्या होगा, इसके फोर्स ज्यादा हो जाएगा, बाहर जाने का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और हमें इसको लॉन्च करने के लिए थ्रस्ट जो है बेटा वो कम जनरेट करना पड़ेगा, और कम थ्रस्ट में हमारी सैटेलाइट लॉन्च हो सकती हैं। तो इसीलिए यूरोप की जो सैटेलाइट्स हैं वो कहाँ से लॉन्च होती हैं, फ्रेंच गुयाना से लॉन्च होती हैं। और हमारा देश, अगर हम अपने देश की बात करें, हमारा प्रायद्वीपीय भारत, तो यहाँ पर दो लॉन्चिंग पोर्ट्स हैं, एक तो है हमारा थुम्बा और दूसरा क्या है, थोड़ा ऊपर बन गया वाला, श्रीहरिकोटा। कौन सा है, श्रीहरिकोटा। तो हम अपने सारे लॉन्चिंग जितने भी लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यहीं से क्यों लॉन्च करते हैं, थुम्बा और श्रीहरिकोटा, जिसमें से भी अब श्रीहरिकोटा ज्यादा यूज किया जाता है बजाय के थुम्बा के। क्यों करते हैं हम ऐसा, क्योंकि यहाँ से जो हमारी इक्वेटर मान लीजिए यहाँ से गुजर रही है, लेकिन जो हमारी मैग्नेटिक इक्वेटर है वो कहाँ से गुजर रही है, वो इस तरह से गुजर रही है। तो श्रीहरिकोटा पे जो चुंबकीय बल है वो कम हो जाएगा, कम थ्रस्ट जनरेट करना पड़ेगा, और कम थ्रस्ट में हम क्या कर सकते हैं, अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर सकते हैं। और उस पर भी देखिए, पहले इन दो जगहों से लॉन्च की जाती थी, लेकिन जब आप लॉन्च करोगे और अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस तरफ मूव करेगी, तो क्या होगा, ये मूव कर रही है तो ये कैसे जाएगा, इस तरफ को जाएगा, है ना। तो जब यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी तो इसका जो प्रोजेक्टाइल बनेगा, इसका जो पाथ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, और यहाँ से लॉन्च की जाएगी तो इसका भी प्रोजेक्टाइल कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा, है ना, ऐसा बनेगा। अब देखिए, अगर हमने थुम्बा से सैटेलाइट लॉन्च की और उसमें कोई गड़बड़ी आ गई तो क्या हो जाएगा, ये यहीं पे मानव बस्ती में गिर जाएगी, है ना, यहाँ गिर जाएगी, तो जिससे क्या होगा, जनधन की हानि होगी, नुकसान होगा बहुत ज्यादा। वहीं अगर हम श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं तो क्या होगा, अगर कोई सैटेलाइट खराब हुई भी तो कहाँ गिरेगी, यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल, तो ये क्या होगा, इसमें गिरेगी, इस सी में गिरेगी आकर के, तो क्या हो जाएगा, कोई भी जनधन का नुकसान नहीं होगा। तो यही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमने अपने लॉन्चिंग पैड्स यहाँ पर क्यों बना रखे हैं श्रीहरिकोटा में, तो आप क्या बताओगे कि यहाँ पर हमारी जो मैग्नेटिक एक्सिस यानी कि मैग्नेटिक इक्वेटर यहाँ से होकर के गुजरती है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में समझ में आया। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आप इनका रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूंगी। और सेव एनर्जी, सेव एनवायरनमेंट। बाय।